बच्चों अब स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों गैस तुम्हें बताया आर रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए। हाँ है ना। वेयर रो क्या होता है? रो इज रेजिस्टिविटी। रुकना बच्चों। रेजिस्टिविटी। आर हो गया रेजिस्टेंस, एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ है ना बच्चों। अब गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड रेजिस्टिविटी। यहां तक समझ गए? अब हमने कहा वन बाय रो। रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट इज कंडक्टिविटी, कापा। कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट क्या होता है? कंडक्टिविटी। इसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, जो कि आजकल यूज नहीं करी जाती टर्म। इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। वन बाय आर को बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों। वन बाय रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, वन बाय रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों। और एल बाई ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी फॉर अ पर्टिकुलर सेल। बच्चों समझ आ रहे नहीं आ रहे गाइस? हाँ जी स्टार। इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। मतलब अगर तुम एक पर्टिकुलर सेल ले रहे हो तो उसके अंदर ये वैल्यू क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट होगी। फॉर अ पर्टिकुलर सेल जी स्टार इज कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? ये ऐसे हो गया अगर देखा जाए तो। ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा एरिया। ठीक है ना बच्चों? इस इस एरिया, इस वॉल्यूम के अंदर रेदर, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन इन दो प्लेट्स के बीच में है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको हमने क्या बोल दिया? जी। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? इस सॉल्यूशन के अंदर ऐसे समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया। मान के चल रहा हूं मैं वाटर ने H प्लस ओ एच माइनस बहुत कम दिया है, उसको मैं भी इग्नोर कर रहा हूं। जो भी कंडक्टेंस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? Na प्लस और Cl माइनस के कारण। अब इन आयंस ने दे आर हेल्पिंग इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन, राइट गाइस? द आयंस वैसे H2O से जो H प्लस और OH माइनस आ रहे हैं, कम अमाउंट में H प्लस और OH माइनस आ रहे हैं, वो भी कंडक्टेंस करेंगे। मतलब दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, Na प्लस Cl माइनस और H2O से जो H प्लस और OH माइनस आ रहे हैं, दे आर हेल्पिंग इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो आयंस हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इन आयंस की जो ओवरऑल कंडक्टेंस है इस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में जो आयंस प्रेजेंट है उनकी जो कंडक्टेंस है दैट इज गिवन एज जी। बच्चों क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो अब मैं पहले, हाँ बेटा, हाँ इन दो,
एरिया के बीच में और इस एल लेंथ के बीच में जितने भी आयन्स हैं, दे आर हेल्पिंग इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट गाइस? तो उसको हम देख रहे हैं। पहली चीज गाइस, ये जो यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो सबसे पहली चीज, एल बाई ए की यूनिट क्या होगी? भाई एल सेंटीमीटर में ले लो, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लो, इट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। आइदर इट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स और इट विल बी मीटर इनवर्स। यूनिट्स बता रहा हूं बच्चों, ठीक है गाइस? अब कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों? इट इज वन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती थी गाइस? ओम। ये हो जाएगा ओम इनवर्स, या फिर हम उसे ओ एच एम लिखते थे, इसको हम लिख देंगे एम एच ओ, या एक और है सीमेंस, डिनोटेड बाय एस। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आया नहीं आया? ओम इनवर्स भी लिखा जा सकता है। ओम इनवर्स मो इस तरीके से या इस तरीके से, दीज आर यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस, एंड वन सीमेन इज सेम एज वन ओम इनवर्स, वैल्यू सेम है। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक बच्चों? मतलब ये सारे के सारे एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आते हैं गाइस, पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये मैंने तुम्हें बता दिया है कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, और सेल कांस्टेंट क्या होता है। हम कहेंगे आर इज रो एल बाय ए, राइट गाइस? तो क्या मैं कहता हूं, वन बाय रो विल बी इक्वल टू वन बाय आर इंटू एल बाय ए। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? मतलब कापा कैन बी रिटन एज जी, जी स्टार। कापा इज इक्वल टू जी कंडक्टिविटी। इस सिंबल को कापा बोलते हैं, के नहीं है, कापा है, के ए पी पी ए। ठीक है गाइस? दिस इज अ रिलेशन दैट यू हैव गॉट बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? तो अब मुझे बताओ, अगर ये है तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कापा? मीटर इनवर्स। ये होगा नहीं होगा बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? हर एक को क्लियर है? एस सेंटीमीटर इनवर्स या एस मीटर इनवर्स, डिपेंडिंग अपॉन हमारा जो सेल कांस्टेंट है वो हमने किस में लिया है, मतलब लेंथ और एरिया किस में लिए हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर मीटर स्क्वायर में। अब गाइस देखो, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन कभी ना कभी तुमने टेंथ में पढ़ी होगी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ना बच्चों? तो डेफिनेशन सुनो गाइस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. Resistivity is the resistance of conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. हाँ है ना बच्चों? हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई? हाँ बेटा। whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, मतलब L1 A1 तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो क्या मैं इसी तरीके से कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिख सकता हूं? कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, कापा इज इक्वल टू जी, जी स्टार होता है ना बच्चों? कापा कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 centimeter लेंथ एंड 1 centimeter स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
प्लीज टेल मी, ये समझ में आया नहीं आया? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस वॉल्यूम क्या होगी सॉल्यूशन की इनसाइड बिटवीन द टू? इट विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसी डेफिनेशन को, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ solution of electrolyte, let us say। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उनकी जो कंडक्टेंस है उसे कंडक्टिविटी बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स का ले लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी आयंस हैं सॉल्यूशन में, जितने भी आयंस हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, उनकी जो कंडक्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। नो, कंडक्टिविटी इज एडिटिव, रेजिस्टेंस इज नॉट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? हम कहेंगे पहले तुमने NaCl सपोजिंग लिया। नाउ द कंडक्टेंस ऑफ या कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? conductivity of NaCl can be written as conductivity of Na plus ion in the solution plus conductivity of Cl minus ion in the solution। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अगर H2O से H प्लस और OH माइनस आ रहे हैं तो चारों आयंस की कंडक्टिविटी का सम इज द नेट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एक्चुअली से बोलना गलत है, इट इज मोर लाइक मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन ज्यादा टर्म क्या यूज करी जाती है? कंडक्टिविटी इंस्टेड ऑफ कंडक्टेंस। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, इट शुड बी कंडक्टेंस रेदर देन कंडक्टिविटी। तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, तुम समझो मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। ओके गाइस, ये होता क्या है ध्यान से देखो। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ all ions. It is the conductance of all ions produced by 1 mole of electrolyte. It is the conductance of all ions produced by 1 mole of electrolyte. ठीक है बच्चों? That is your molar conductance। इसे क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस। कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयंस बन रहे हैं उनकी जो कंडक्टेंस है, उन आयंस की जो कंडक्टेंस है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। अब गाइस मोलर कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है बच्चों? अब गाइस तुम्हें ये पता है कापा क्या होता था? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट गाइस? इट वाज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन।
तो यहां पे क्या, मैं मोलर कंडक्टेंस को लिख सकता हूं कापा इंटू वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम containing 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई हमें कहा है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस आ रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस आ रहे हैं उनकी कंडक्टेंस इज मोलर कंडक्टेंस, है ना बच्चों। डेफिनेशन तो ये है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस आ रहे हैं उनकी जो कंडक्टेंस है दैट इज मोलर कंडक्टेंस। हम कहेंगे वी कैन से इट इज कापा इनटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कि तुम्हें बताया कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला बताया, कंडक्टेंस कैन बी रिटन एज, मतलब कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज कापा इनटू वॉल्यूम कंटेनिंग दैट इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे डेफिनेशन देखो, उससे समझ में आ जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन। भाई 1 ml की कंडक्टेंस इज कंडक्टिविटी। तो अगर कोई कहता है VmL की कंडक्टेंस निकालनी है तो क्या करोगे बच्चों, कापा इंटू वी करोगे नहीं करोगे। भाई 1 ml की कंडक्टेंस वाज कंडक्टिविटी, 1 ml की कंडक्टेंस वाज कापा, 1 ml की कंडक्टेंस वाज कापा। तो अगर तुम VmL लेते हो तो उसकी कंडक्टेंस नेट क्या होगी, कापा इंटू वी। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या है। इट विल बी कापा इंटू वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम कंटेनिंग दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। कैन इट बी रिटन लाइक दिस और नॉट। ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई। यस सर। नॉर्मली जो कंडक्टेंस है दैट कैन बी रिटन एज कापा इंटू वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम कंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। यहाँ पे हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालनी है। सो इट विल बी कापा इंटू वॉल्यूम कंटेनिंग दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है यहां तक बच्चों, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम मोलर सॉल्यूशन दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट का, एम मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन। इसका मतलब क्या है बच्चों, देयर आर एम मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 मोल कितने में होगा, 1/m लीटर में, राइट गाइस। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी वॉल्यूम में होगा, 1/m लीटर में। लेकिन अभी मैं यूनिट ले रहा हूं कापा की इसमें, तो वॉल्यूम भी हमें किस में लेनी पड़ेगी, सेंटीमीटर क्यूब में या ml में। हाँ है ना बच्चों। अब लीटर में इट वॉज 1/m, तो मिलीलीटर में इट विल बी 1000/m। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस फॉर्मूले से जो तुम्हारी मोलर कंडक्टेंस आएगी वो किस में आएगी, इसमें। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टेंस। एक ही फॉर्मूला याद कर रखो, दिस इज द फॉर्मूला। समझे या नहीं समझे गाइस। यूनिट्स मैंने तुम्हें बताई दी। अब कभी क्वेश्चन में कोई पूछता है टेल इट टू अस इन सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल, तो क्या करोगे बच्चों, यू विल कन्वर्ट दैट सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर बच्चों। क्लियर है यहां तक। तुम एक ही फॉर्मूला याद रखो, ये गाय स्टैंडर्ड। क्लियर है यहां तक, उससे डेविएट करने की जरूरत नहीं। कोई यूनिट चेंज कर रहा है तो तुम पहले इसमें निकालो, उसके बाद यूनिट चेंज कर दो। हाँ बेटा, हाँ हाँ। जहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों, इतना पार्ट हर एक बच्चों क्लियर है या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन लेके समझाता हूं, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं ले रहा, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। सपोजिंग तुम्हें दे रखा है, कापा दे रखा है,
और तुम्हें मोलर कंडक्टेंस पूछी गई है ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन? तो क्या करोगे बच्चों? इट विल बी कापा इंटू 1000/0.1। होगा नहीं होगा बच्चों? दिस विल बी द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। हाँ है ना? लेकिन ये जो कंडक्टेंस है किसकी वजह से आ रही है? Na प्लस और Cl माइनस की वजह से आ रही है। तो कैन आई राइट दिस डाउन एज मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं गाइस? मतलब दिस वाज मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, it can be written as molar conductance of Na plus molar conductance of Cl minus। सपोजिंग मैं लेता BaCl2, तो BaCl2 में कापा इंटू, सपोजिंग कंसंट्रेशन में सेम लेता BaCl2 की। मैं एक काम करता हूँ, मैं चेंज ही कर देता हूँ। ये कापा दे रखा है, ये 0.2 मोलर BaCl2 दे रखा है। तो क्या करोगे बच्चों तुम? इट विल बी कापा इंटू 1000/0.2, but this will be molar conductance of Ba2 plus 2 times molar conductance of Cl minus। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि एक BaCl2 में दो Cl माइनस होते हैं। इस तरीके से लिखोगे या नहीं लिखोगे गाइस? क्लियर है यहां तक? ये जो कंसंट्रेशन हमने लिए ये किसकी ली है बच्चों? BaCl2 NaCl की। और फिर हमने मोलर कंडक्टेंस को लिख दिया सम ऑफ कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब आते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इज अ कंडक्टेंस ऑफ all ions produced from 1 gram equivalent of electrolyte, produced from 1 gram equivalent of electrolyte। इसको डिनोट करा जाता है लैम्डा इक्विवेलेंट से। हम कहेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज kappa into V, where V is the volume of solution containing 1 gram equivalent of electrolyte। समझे या नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? गुड। अब लेट n इज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें दे रखा है। तो हम क्या कहेंगे? वी हैव गॉट n ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो लैम्डा इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम क्या हो जाएगा कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट? 1000/n। अगर तुम्हें आंसर चाहिए सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब तुम्हें बताया नॉर्मेलिटी कैन बी रिटन एज मोलैरिटी इंटू n। नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इंटू n। तो अगर मैं इसे मोलैरिटी इंटू n लिखता हूं तो हमारा ये क्या बन जाएगा बच्चों? कापा इंटू 1000/m क्या होता है? लैम्डा m। मतलब डू यू रियलाइज लैम्डा इक्विवेलेंट इज लैम्डा m बाय n, n ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
ये चीज समझ में आई नहीं आई? अब देखते हैं बच्चों। सपोजिंग मैं लेता हूँ लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 thrice. Now this can be written as lambda m of Al2SO4 thrice by n of Al2SO4 thrice. n क्या होगा Al2SO4 thrice का? It will be 6. It will be 6. Look at the total positive charge, total negative charge. It is going to be 6. n factor of electrolyte ले रहे थे। नोट कर लिया बेटा? ऑल राइट। हाँ बेटा। अब क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? मोलर कंडक्टेंस वाज 2 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 plus 3 times molar conductance of sulfate by 6 बच्चों। It can be written as molar conductance of Al3 plus by 3 plus molar conductance of sulfate by 2 and it will come out simply। ये क्या हो जाएगा बच्चों? मोलर कंडक्टेंस बाय n क्या होता है? इक्विवेलेंट ऑफ Al3 प्लस प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट। तो यार जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की, उसमें 2 और 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। दिख रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 इज सिंपली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अनायन। देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन विद 2 and 3। समझे या नहीं समझे गाइस? जैसे हमें दे रखा है 0.1 नॉर्मल Al2SO4 और इसका कापा भी दे रखा है हमें। तो हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी कापा into 1000 over 0.1 and it can be written as equivalent conductance of Al3 plus equivalent conductance of SO4 2 minus। No multiplication with 2 and 3। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों, ये बताओ मुझे। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दैट? दैट्स वेरी गुड। समझ गए ना गाइस? गुड। कौन सा पार्ट बेटा? ये हमने यहां से देखा कि जब तुमने मतलब दिस वाज बेसिकली प्रूफ कि हमारा 2 और 3 नहीं आएगा। हमारा कट गया ना बेटा। ये आ गया मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस बाई 3 विच इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस। ये आ गया मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट बाय 2। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आ गया। तो ये अब हमने देख लिया एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेक करके कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, 1 सेकेंड इवेंट रुकना, कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट की, इट इज सिंपली द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ आयंस का सम। ठीक है ना बेटा? अब यहाँ पे 2 और 3 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 देखेंगे, इट विल बी सिंपली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2 प्लस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। 2 फैक्टर नहीं आएगा Cl माइनस के आगे व्हेन वी आर लुकिंग एट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझे या नहीं समझे गाइस? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया है? क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जेई में आ रखा है। सुनते आओ। यहां तक समझिए ना गाइस? ऑलराइट। रेजिस्टेंस of conductivity cell।
क्वेश्चन नोट कर लिया गाइस? क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है। तुम देखो, जब भी प्रॉब्लम आती है ना ऐसी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है, तुम देखो आखिरी चीज जो पूछी गई है उसको फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज मिसिंग। पूछा क्या गया है? कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी पूछा गया है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया है। मोलर कंडक्टिविटी विल बी कापा इंटू 1000/0.02। तो अब प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पे निकालने के लिए? कापा। मतलब कंडक्ट मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा अगर कंडक्टिविटी पता है तो। अब तुम्हें कंडक्टिविटी दे रखी है क्या 0.02 मोलर सॉल्यूशन की? नहीं दे रखी। क्लियर है बच्चों? आई रिपीट, अगर मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है इट विल बी सिंपली कापा इंटू 1000/0.02। लेकिन तुम्हें कापा नहीं पता फॉर 0.02 मोलर सॉल्यूशन। अब हम ये दूसरा फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं कापा निकालने के लिए? कापा इज जी, जी स्टार। हमें रेजिस्टेंस दे रखी है 0.02 मोलर सॉल्यूशन की, इतनी है। रेजिस्टेंस पता है मतलब कंडक्टेंस भी पता है, जी इज समथिंग विच इज गिवन टू अस। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है निकालने में? सेल कांस्टेंट नहीं दे रखा। अब सेल कांस्टेंट के लिए उन्होंने एक नई चीज बता दी हमें कि अगर मैं 0.1 मोलर सॉल्यूशन लेता हूं जिसका हमारे क्वेश्चन से कोई रेलेवेंस नहीं है, अगर हम ये सॉल्यूशन लेते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस ये है और उसकी कंडक्टेंस ये है, कंडक्टिविटी ये है। रेजिस्टेंस उसकी ये है और कंडक्टिविटी उसकी ये है। यहां से कंडक्टिविटी मतलब कापा और रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके कंडक्टेंस, उससे क्या हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं यूजिंग रेजिस्टेंस एंड कापा कैन वी फाइंड आउट सेल कांस्टेंट। और हमें कहा गया है वी आर यूजिंग द सेम सेल, मतलब जो सेल कांस्टेंट हमारा 0.1 मोलर सॉल्यूशन के लिए है वही सेल कांस्टेंट हमारा 0.02 मोलर सॉल्यूशन के लिए है। अब हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्वेश्चन बच्चों? कि जो जी स्टार हमारा है वो कैसे निकल के आएगा बच्चों? हम कहेंगे उसकी कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 1.29 विल बी इक्वल टू, हाँ मैं यूनिट में भी कन्वर्ट करता हूं, 1/100 इंटू जी स्टार। अच्छा एक और चीज बच्चों, गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो 1.29 हमें दे रखा था ये किस में दे रखा था? मीटर इनवर्स में। और ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं? जब तुम्हारा कापा इज इन, मतलब एक काम करें, इस ये जो पर मीटर है इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स में कर दें। क्या आएगा बच्चों ये? ऐसे सोचो जिस डिवाइडेड बाय एस पर मीटर है, मीटर को जब सेंटीमीटर में करोगे तो क्या करोगे गाइस? पर मीटर है बच्चों, डिवाइडेड बाय मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा नहीं आएगा? हाँ है ना बच्चों? अब ये जो जी स्टार आएगा ये किस में आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स में। क्लियर है या नहीं बच्चों? क्लियर है यहां तक? अच्छा यहाँ का जी क्या था? 1/520 था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं होगा गाइस? यहां से कापा आ जाएगा, कापा इंटू 1000/0.02, यहां से हमारा मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है ये बताओ मुझे? एवरीबॉडी इज क्लियर और नॉट? गुड। आगे चलें। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर
resistance of NaOH solution. हाँ बच्चों, ये दे रखा है और हमें कहा गया है कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ये हमें निकालना है बच्चों। करो गाइस इसे। हुआ या नहीं हुआ? कैसे करना है? डायमीटर दे रखा है, इसका मतलब ये किस टाइप का होना चाहिए? सिलेंड्रिकल। हाँ, इट शुड बी ऑफ दिस काइंड। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी सर्कुलर। तो कैसे करोगे गाइस इसे? रजिस्टिविटी के लिए क्या करोगे बच्चों? आर इजिकल टू रो एल बाई होता है। आर दे रखा है, एल दे रखा है। ए क्या हो जाएगा बच्चों? और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। यहां से रेजिस्टिविटी आ जाएगी 1 बाय रेजिस्टिव विल बी कंडक्टिविटी कापा, एंड कापा इंटू 1000 ओवर योर सी कितना है? 0.05। दैट विल बी योर मोलर कंडक्टिविटी। हो गया नहीं हो गया गाइस ये क्वेश्चन? गुड। आगे चलें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ solution A is 50 ohm and solution B is 100 ohm. Both solutions taken in same conductivity cell if equal volume of solution A and B are mixed. What is resistance of mixture using the same cell? क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ है? सिर के ऊपर से बाउंस करता हुआ गया? बच्चों याद रखो, हमारा पहले वाले की रेजिस्टेंस दे रखी है। रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके कंडक्टेंस दे रखी है। दूसरे वाले की भी कंडक्टेंस दे रखी है। अब गाइस तुम्हें एक चीज याद होगी, मैंने बताया था, नॉर्मल चीज है, नेट कंडक्टेंस कैन बी रिटन एज कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लस कंडक्टेंस ऑफ सेकंड। ड्यू टू ए प्लस कंडक्टेंस ड्यू टू बी। हाँ है ना बच्चों?
क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? कंडक्टेंस ड्यू टू ए इलेक्ट्रोलाइट प्लस कंडक्टेंस ड्यू टू बी इलेक्ट्रोलाइट इज द नेट कंडक्टेंस ऑफ। हाँ, मैं भी बताता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा? कापा 1 × V। लेट द कंडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? 50 ओम। इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मान लो कापा 1। तो क्या मैं कहता हूँ कंडक्टेंस कैन बी रिटन एज कापा × V। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? कापा 1 × V। कापा कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कापा इंटू वॉल्यूम कंटेनिंग द सॉरी। अभी बताता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। ये मैंने उस हिसाब से लिखा है जो मैंने कहा था ना, कापा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमने VmL ले लिया, हमने VmL ले लिया। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड। दूसरी का क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों की हमने, देखो क्वेश्चन में सेम वॉल्यूम ली, कहीं लिखा हुआ है ना इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑफ देम आर टेकन। पहले वाले की कंडक्टेंस इतनी थी, दूसरे वाले की कंडक्टेंस इतनी थी। अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है? के इफेक्टिव। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसकी कंडक्टिविटी क्या है? के इफेक्टिव। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो चुका है बच्चों? 9 2V हो चुका है इंटू 2V। तो के इफेक्टिव यहां से क्या आ गया? K1 + K2/2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी बन के आता है कि अगर कोई कहता है कि नेट पूछता है, तो दैट इज K1V1 + K2V2 so on till V1 + V2 till so on. This is a formula that we get. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन यहाँ पे जो हमें कापा 1 कापा 2 दे रखा है, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल सॉल्यूशंस। इंडिविजुअल सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है दैट इज कापा 1 कापा 2 एंड सो ऑन। कि ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस समथिंग इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो कापा 1 था कापा 2 था, दिस वाज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। अगर तुम्हें ये कहा गया होता कि ए एंड बी आर इन द सेम सॉल्यूशन, सुनते आना बच्चों, ए एंड बी आर इन द सेम सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन है रिजल्टेंट सॉल्यूशन में उनकी कंडक्टिविटी इज कापा 1 कापा 2। समझ आ रहा है? मतलब मैं, लेट मी मेक अ डायग्राम दैट विल बी बेटर। अगर हमें ये दे रखा है इसकी कापा 1 है, वॉल्यूम V1 है, इसका कापा 2 है, इसका वॉल्यूम V2 है। अभी हमें ये दे रखा है और हमने जब इन्हें मिक्स किया तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम V1 + V2। अभी जो क्वेश्चन है वो ये है बच्चों, कापा इफेक्टिव। लेकिन सपोजिंग तुम्हें कहा गया है एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम V है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं, एक जिसकी कंडक्टिविटी कापा 1 है, एक जिसकी कंडक्टिविटी कापा 2 है। देन व्हाट इज कापा नेट? एक ही हमारे सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं, एक की कंडक्टिविटी कापा 1 है, एक की कंडक्टिविटी कापा 2 है। इट विल, हम इन दैट केस कापा नेट अगर कोई पूछता है, ऐसे सोचो, इट विल बी K1V + K2V विल बी इक्वल टू K नेट V। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कापा नेट विल बी सिंपली कापा 1 + कापा 2। मैं ये बताना चाह रहा हूं हमें कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए दे रखा है इन द सॉल्यूशन, एंड इन द सेम सॉल्यूशन हमें, सेम सॉल्यूशन मतलब हमने 2 बार टेस्टिंग नहीं करी, एक ही सॉल्यूशन है उसमें दोनों इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं, ए बी बी बी।
ए इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कापा 1 है, बी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कापा 2 है। व्हाट इज द कापा फॉर द रिजल्टेंट? सेमी सॉल्यूशन में है। हाँ, अब हमें पूछा गया व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द एंटायर, मतलब बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स का कंबाइंड के इफेक्टिव क्या है? इट विल बी सिंपली कापा 1 प्लस कापा 2। इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऊपर वाली इक्वेशन को हम कहेंगे जो के इफेक्टिव है, इट इज, ये जो के इफेक्टिव है यहां पे, इट कैन बी रिटन एज k1/2 प्लस k2/2। दूंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तुमने इस वाले को, इस वाली कंडक्टेंस के सॉल्यूशन का डबल वॉल्यूम कर दी, पहले वी था अब 2v कर दिया, तो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन में इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? k1/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? वी आर लुकिंग एट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस electrolyte in the resultant solution. मतलब try to understand what we are trying to do is kappa 1 into V is equal to K net into 2V। ये K net, ये K net नहीं है बच्चों। हम देखना चाह रहे हैं जब हमने डबल वॉल्यूम करी, जब हमने डबल वॉल्यूम करी तो तुम्हारा, हाँ, कापा बेसिकली आधा हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? दिस इज योर हाफ। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो k1/2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आई विल रिपीट इट अगेन। ये जो k1/2 है, दिस इज योर कंडक्टिविटी ऑफ A in the final solution, and this is conductivity of B in the final solution। और हाँ, और a kappa net will be simply conductivity of first plus conductivity of second, जो कि मैंने यहां पे लगाया है। कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने बोला अभी? डू आई हैव टू रिपीट इट अगेन? मैं फिर से बताता हूं। ये जो हमारी कंडक्टिविटी थी, दिस वाज कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट ए इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन में। दिस वाज कंडक्टिविटी ड्यू टू बी इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन मतलब इस सॉल्यूशन में, हमें इस सॉल्यूशन में दिस इज कापा 1/2, दिस इज कापा 2/2, ऊपर वाले केस में। ये हमारा वो हो गया और वो दूसरा वाला हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे जो हमारा कापा 1 है, दिस इज कापा 1/2, दिस इज कापा 2/2। नहीं, अब हमने जो कापा निकाला है वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में निकाला है। तो यहाँ पे अगर तुम 2v जो सोच रहे हो, इट विल बी कापा 1/2 इंटू 2v प्लस कापा 2/2 इंटू 2v इज इक्वल टू कापा नेट इंटू 2v। जो तुम बोल रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, मैं वो समझा रहा हूं कि मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर दिया। मैंने कहा भाई इसकी कंडक्टिविटी इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन वाज कापा 1/2, इसकी कंडक्टिविटी इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन वाज कापा 2/2। तो रिजल्टेंट जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें नेट कंडक्टिविटी क्या होगा? इट विल बी कापा 1/2 प्लस कापा 2/2। समझे या नहीं समझे गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों में से भी कोई बच्चा कहोगे सर समझ में आ गया है? डिड यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? इट इज इंपॉर्टेंट गाइस कि ये जो हमारा था, दिस वाज कंडक्टिविटी ऑफ ए इन द फाइनल सॉल्यूशन, दिस वाज कंडक्टिविटी ऑफ बी इन द फाइनल सॉल्यूशन, and net conductivity can be written as conductivity of A plus conductivity of B। और ये जो हमने यहां पे जो कापा 1 कापा 2 लिया, दिस वाज द कंडक्टिविटी इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग बोथ ऑफ देम इन इक्वल प्रोपोर्शन। समझे या नहीं समझे गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चे स्टम्प्ड है, पता ही नहीं क्या करते। भाई बोल दो समझ में आ गया है? यस सर। समझ गए ना गाइस? गुड, इट वाज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो मेरा बहुत जल्दी खत्म हो गया होता, बट दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये समझाना। क्वेश्चन अब कहां से, अभी हम क्वेश्चन भी तो गए ही नहीं।
मैं तो तुम्हें अभी क्या बताने लग गया था, कंडक्टिविटी इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा। कोई डाउट यहां तक? अब मैं कहूंगा कापा नेट इज कापा वन प्लस कापा टू बाय टू। राइट गाइस? ये आया था नहीं आया था बच्चों? अब कापा नेट को मैं क्या लिख सकता हूं? जी जी स्टार। यहां पे जो जी है दैट इज द नेट कंडक्टेंस। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? ये क्या आ जाएगा गाइस? G1 जी स्टार सेम है। वी आर यूजिंग द सेम सेल। वी आर यूजिंग द सेम सेल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमारे तरीका आ गया 1/R नेट। ये जी नेट था बच्चों, ये जी नेट था। ओके, तो जी नेट कैन बी रिटन एज 1/R नेट इज 1/R1 प्लस 1/R2 बाय 2। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई है जो मैंने अभी बताया है? लेट मी नो, बताओ बच्चों। तो यहां से हमारा आर नेट क्या आ जाएगा? लीड 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इन दिस पर्टिकुलर केस जब हमने इक्वल वॉल्यूम मिक्स करी है, तुमने वॉल्यूम चेंज कर दी होती, एक की वी ली होती, एक की थ्री वी ली होती, तो क्या हो गया होता बच्चों तुम्हारा यहाँ पे? एक की वी ली, एक की थ्री वी ली, तो यू विल हैव K1 प्लस 3 K2/4। उसके बाद तो तुम्हारा नॉर्मल मतलब एक्सप्रेशन तो सॉल्व कर ही लोगे, उसके बाद कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस? हाँ बेटा। मैं क्योंकि ये चीज बतानी बहुत जरूरी थी कि किस तरीके से हमारे एक्सप्रेशन बन रहा है, आगे के क्वेश्चन में इट विल बी हेल्पफुल। हाँ हाँ हाँ, नेट कंडक्टेंस हमारी, हाँ बेटा देखो फाइनल वॉल्यूम तो तुम्हारी टू ही हो गई है ना। तुम ये कह रहे हो कि G1 प्लस G2 इज इक्वल टू जी नेट, राइट? यही तो कह रहे हो ना बेटा? G1 प्लस G2 इक्वल टू जी नेट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो जी नेट है दिस इज इन टू वी सॉल्यूशन। हाँ मतलब तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसे 1/R नहीं कर पाओगे। हाँ अगर ये मतलब आइडिया इज दिस जी इज इन टू वी और हमें चाहिए वी के लिए। अगर ये वी में होता तो समझ में आता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा? ये तो करेक्ट है कि जी नेट इज G1 प्लस G2, नेट कंडक्टेंस इज G1 प्लस G2। लेकिन ये जो जी नेट आ रहा है ये वी वॉल्यूम में नहीं आ रहा है, कितने वॉल्यूम में आ रहा है? टू वी में आ रहा है बच्चों। समझिए गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कर लो नोट। नोट किया है या अभी करोगे? कर लिया नोट? दैट्स गुड। आगे चलें। ऑलराइट, मैंने तुम्हें बताया था बच्चों कंडक्टेंस ऑफ आयंस। कंडक्टेंस ऑफ आयंस डिपेंड ऑन हाइड्रेटेड साइज। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है यहां तक बच्चों? इट डिपेंड्स ऑन हाइड्रेटेड साइज। हाइड्रेटेड साइज का मतलब है साइज आफ्टर हाइड्रेशन। ठीक है ना बच्चों? तो जितना छोटा आयन होगा वो उतना ही ज्यादा हाइड्रेट होगा, उसका इफेक्टिव साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। इफेक्टिव साइज बड़ा हो गया मतलब नाउ इट विल ड्रैग दैट होल पार्ट विद इट वाइल कंडक्टिंग। और ड्रैग करने में उसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
ये मैंने करवाया था नहीं करवाया था बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज याद है? तो मुझे बताओ, के प्लस एन ए प्लस एल आई प्लस सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी? क्योंकि इसका इफेक्टिव साइज सबसे छोटा होगा, इसका इफेक्टिव साइज सबसे बड़ा होगा। हाइड्रेटेड साइज की बात कराओ। दिस इज योर कंडक्टेंस। समझे या नहीं समझे गाइस? लेकिन मैंने बताया था H प्लस हैज हाईएस्ट कंडक्टेंस, हैज हाईएस्ट कंडक्टेंस फॉलोड बाय OH माइनस। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बंदे मूव ही नहीं करते। मूव करे तो दिक्कत आएगी ना गाइस। ये बिना मूव करे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। देखते जाओ गाइस कैसे मूव करते हैं। दे डोंट हैव टू ड्रैग। H प्लस कहेगा मैंने इसके साथ HCO प्लस बनाया। ठीक है बच्चों। अब इसने क्या कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर से H लूज करता हूँ, इधर HCO प्लस बनाता हूँ। मैं इधर से H लूज करता हूँ, इधर से HCO प्लस बनाता हूँ। इधर से H प्लस बाहर निकल गया। बंदा मूव ही नहीं करा। एक तरफ से H प्लस ने H2O से बॉन्ड बनाया, दूसरी तरफ H2O से एक H रिलीज हो गया। बंदे ने मूवमेंट करी ही नहीं सॉल्यूशन में। एक तरफ से H प्लस मतलब H2O के साथ HCO प्लस बना रहा है, और दूसरी तरफ H प्लस जनरेट हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ड्रैग की तो सिचुएशन ही नहीं आई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई है? लेट मी नो। हर एक को क्लियर है? वेरी गुड गाइस। आगे चलें। OH माइनस का भी सिमिलर पैटर्न पे होता है, मैं बना के दिखा देता हूं। ये इधर बॉन्ड बनाएगा। हाँ है ना बच्चों? ये यहां से H लेके जाएगा, ये यहां से H लेके जाएगा, ये यहां से H लेके जाएगा, यहां से OH माइनस जनरेट हो गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बेटा इसको मूव ही नहीं करना पड़ रहा। हमारा ये जो साइज है, 1 सेकेंड, एक मिनट रुकना बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। ये क्या हो गया? हाँ बेटा है क्या कि अगर Li प्लस का साइज ये है, Na प्लस का साइज ये है, Na प्लस का इफेक्टिव साइज ये हो गया, Li प्लस का इफेक्टिव साइज ये हो गया। अब अगर इस आयन को, अगर Li प्लस को, ये Li प्लस है, ये Na प्लस है, Li प्लस को अगर अपने आप को मूव करने के इधर से इधर लेके आना है, तो इट विल हैव टू ड्रैग ऑल ऑफ दिस पार्ट विद इट, है ना बेटा? एंड ड्रैग करना मेक्स इट डिफिकल्ट। लेकिन अगर ये ड्रैग हो ही नहीं रहा, सिंपली यहां से Li प्लस ने कुछ बॉन्ड बनाया और यहां से Li प्लस जनरेट हो गया, तो फिर दिक्कत क्या है? मूवमेंट तो हो ही नहीं, ड्रैग करने की सिचुएशन ही नहीं आई कहीं भी। कंडक्ट करने के लिए बेटा ड्रैग तो करना पड़ता है ना आयन को। मतलब जाए ऐसे मान के चलो, 1 सेकेंड, तुमने ये लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आयन जाएंगे नहीं जाएंगे इन दोनों पे? अब अगर कोई ये कहे कि मैं यहां से H प्लस कहे, मैं यहाँ पे वाटर के साथ बॉन्ड बना रहा हूँ, यहाँ पे H प्लस जनरेट हो रहा है, तो मूवमेंट तो हुई नहीं H प्लस की। यहां से H प्लस ने, यहां से H प्लस ने वाटर के साथ HCO प्लस बनाया, और दूसरी तरफ H प्लस जनरेट हो गया। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। समझे या नहीं समझे बेटा? पक्का क्लियर हो गया? गुड गाइस, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ।
बोलो गाइस, हर एक को क्लियर है? गुड। तो अगर मैं क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, पहले मैं क्वेश्चन से पहले एक इंफॉर्मेशन लिखवा दूं, फिर क्वेश्चन देता हूं, बेटर रहेगा। पहला, मोर नंबर ऑफ आयंस, मोर इज द कंडक्टेंस। ये ऑर्डर है बच्चों। मोर नंबर ऑफ आयंस, मोर इज द कंडक्टेंस। सेकंड, फॉर सेम नंबर ऑफ आयंस, अगर नंबर ऑफ आयंस सेम है, फॉर सेम नंबर ऑफ आयंस, मोर इज द चार्ज, मोर इज द कंडक्टेंस। हाँ, मोर इज द कंडक्टेंस। तीसरा, if number of ions and charge is same, charge is same, conductance depends on hydrated size. ओके गाइस, क्लियर हो गया यहां तक? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे आई एम एक्सपेक्टिंग के बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। करें? ये सही पूछा जाए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है ही नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5। सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी? सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किसमें बनने हैं? थर्ड में 5 आयंस बनने हैं, 3 इसके 2 इसके। इस पूरे पे चार्ज होगा कुछ, इस पूरे पे चार्ज होगा कुछ। हाँ, हम इसको ब्रेक नहीं कर रहे, अंडरस्टैंड गाइस, हम इसको और इसको ब्रेक नहीं कर रहे। ना ना, हम ये देख रहे हैं, इसके 3 यूनिट्स हैं, इसके 2 यूनिट्स हैं, टोटल 5 आयंस जनरेट करेगा ये, ब्रैकेट वाला पार्ट नहीं टूटता, मैंने बता रखा है ये चीज। तो 3 की कंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम। उसके बाद कोई ऐसा है भी है जिसके अंदर तुम्हारा आयंस बन ही नहीं रहे, सेकंड वाले में आयंस ही नहीं है, तो 2 तो 0 आ गया, कंडक्टेंस करेगा ही नहीं। अब आते हैं 1 4 एंड 5। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बताओ।
रियलाइज करो, यहाँ पे Mg+2 होगा और ये इस पे -2 होगा, +2 -2, जबकि इसमें होगा +1 -1, +1 -1। तो डू यू रियलाइज उसके बाद नंबर किसका आने वाला है? 4 का। उसके बाद नंबर किसका आएगा बच्चों? 1 और 5 में ज्यादा किसकी होगी? 1 की ज्यादा होगी। 1 की ज्यादा क्यों होंगी? क्योंकि K+ का आइडेंटिटी साइज छोटा है, Na+ का आइडेंटिटी साइज बड़ा है। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड गाइस, आगे चलें। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? ब्रेक चाहिए? बच्चों आवाज आ रही है गाइस? अब आते Yes, हैं sir. इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ओके गाइस, बच्चों देखो, कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। मैंने तुम्हें बताया भी हुआ है। नंबर ऑफ आयंस, और दूसरा आयनिक इंटरेक्शन। हाँ है ना बच्चों? नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है और आयनिक इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा, इंटरेक्शन बिटवीन आयंस कम तो कंडक्टेंस, इंटरेक्शन बिटवीन आयंस कम है, ज्यादा मूव करेंगे, फिर कंडक्टेंस ज्यादा। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होनी चाहिए, इंटरेक्शन कम होनी चाहिए, फॉर ग्रेटर कंडक्टेंस। राइट गाइस? इसको हम आगे यूज करेंगे, अभी तो यूज ज्यादा नहीं करेंगे, आगे यूज करेंगे। अब देखो बच्चों, ऑन डाइल्यूशन, डू यू रिमेंबर अल्फा इंक्रीजेस, अल्फा इज √K/C, सी कम होएगा तो अल्फा बढ़ेगा। ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस, अल्फा मतलब एक तरीके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। अब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो तुम्हारा कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगी, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। अच्छा बच्चों, व्हाट अबाउट मोलर कंडक्टेंस? ऐसे सोचो, CH3COH लिया, पहले CH3COH का एक मोल पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते गए, इट इज ब्रेकिंग डाउन मोर इनटू आयंस। लेट अस से इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर तुम सोचो, तो अल्फा टेंडिंग टू 1 आ जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आइडिया बीइंग, जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन करते जाओगे, number of ions produced by 1 mole of electrolyte will increase. Number of ions produced from 1 mole of electrolyte will increase with dilution। हाँ ना बच्चों? और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस, दे ऑल इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तीनों इंक्रीज करेंगे ऑन डाइल्यूशन। ओके, क्लियर है यहां तक? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? अल्फा टेंडिंग टू 1, इंटरेक्शन टेंडिंग टू 0। राइट गाइस?
ये हो जाएगा। तो उस पे लैम्डा एम विल अप्रोच अ फिक्स्ड वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू अप्रोच कर जाएगा। इट विल अप्रोच लैम्डा नॉट एम, नॉट इज फॉर इनफाइनाइट डायल्यूशन। लैम्डा इक्विवेलेंट विल अप्रोच अ फिक्स्ड वैल्यू लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, बढ़ बढ़ के एक फिक्स वैल्यू पहुंच जाएगा। क्लियर है नहीं बच्चों? नॉट इंडिकेट्स इनफाइनाइट डायल्यूशन। फाइन, गुड। अब आते हैं ऑन डायल्यूशन। number of ions increase, right? But what about number of ions per ml of solution? नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहे हैं? कम होते हैं बच्चों। ऐसे मान के लो पहले 10 मोल थे 1 लीटर में, अब 15 मोल हो गए 2 लीटर में। तो पर वॉल्यूम कितने मोल से पहले? 10, अब कितने हैं? 7.5। तो नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली डिक्रीजेस। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, बट द नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली डिक्रीज। और कंडक्टिविटी होता क्या था? कंडक्टेंस पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन। याद है नहीं याद है बच्चों? तो एक तरीके कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। याद है नहीं याद है बच्चों? कंडक्टिविटी क्या होता था? कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। और पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन तो नंबर ऑफ आयंस एक्चुअली कम हो रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयंस आर एक्चुअली डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। Hence, तो एड इनफाइनाइट डायल्यूशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आयंस पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? इट विल बी टेंडिंग टू जीरो। तो कंडक्टिविटी टेंड्स टू जीरो बच्चों। मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टेंस की वैल्यू एक वैल्यू को अप्रोच करेगी, ठीक है ना गाइस? और ये जीरो को अप्रोच करेगा। कंडक्टिविटी विल टेंड टू जीरो। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? श्योर, गुड। अब हमने कहा लेट अस सी द इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दोनों के लिए मोर और लेस सेम ही चल रहा होता है। फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। करे बच्चों? यहां पे हम रूट ऑफ कंसंट्रेशन ले रहे हैं। गाइस पहली चीज, ये जो कर्व स्टडी करा जाएगा ये राइट टू लेफ्ट स्टडी किया जाएगा, कि जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूशन करने पे कर्व इस तरफ हम स्टडी कर रहे हैं। तो गाइस इसका जो कर्व जाता है वैसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी शुड डिक्रीज विद डाइल्यूशन। हाँ है ना? कंडक्टिविटी शुड डिक्रीज विद डाइल्यूशन। लेकिन एक्चुअली कर्व देखा गया वो ऐसे जाता है, इट गोज लाइक दिस। डिक्रीज हो रहा है लेकिन इनिशियली थोड़ा सा पहले इंक्रीज भी आता है, कि नंबर ऑफ आयन ज्यादा बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम बढ़ रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम तुम्हारा वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है और नंबर ऑफ आयंस कम बढ़ रहे हैं।
जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन कम हो रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए कंडक्टिविटी भी कम होती जा रही है। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? सर एक और बार बता दे ग्राफ। बेटा हम कह रहे हैं ये यहां तक तो समझ आना चाहिए, जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हो कंडक्टिविटी कम हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियली जब हाईली कंसंट्रेटेड था, उससे जब तुमने डाइल्यूशन करना शुरू किया तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा बढ़े और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम बढ़ा, जिसकी वजह से इनिशियली कंडक्टिविटी में इंक्रीज आया। आफ्टर सर्टेन पॉइंट जैसे और डाइल्यूशन करोगे, नंबर ऑफ आयंस में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा। नंबर ऑफ आयंस कम बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी कम हो रहा है। समझे या नहीं समझे बेटा? ये जो ऊपर वाला करता है ये उस पार्ट को डिनोट कर रहा था जब आयन ज्यादा बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम बढ़ रहा है। मतलब एक तरीके नंबर ऑफ आयंस पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन आर एक्चुअली इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई। उसके बाद देयर बी अ स्टेडी डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? सर हाँ बेटा। समझ में आ गया। ओके फाइन। क्लियर है हर एक बच्चे को? ये हाँ, राइट टू लेफ्ट, यहां से हाँ। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ जा रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं इफेक्ट ऑन लैम्डा एम फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों अब सबसे पहले आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। सबसे पहले किस पे आते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वो ऑलरेडी बंदा पूरा डिसोसिएटेड है लगभग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा एम फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये डाइल्यूशन का इफेक्ट देख रहे हैं। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज ऑलरेडी टेंडिंग टू 1। तो इसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ आयंस ऑलमोस्ट पीक रीच करे हुए हैं। तो इसमें जो कंडक्टेंस में इंक्रीज आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा? इंटरेक्शंस बिकमिंग वीकर। आयंस ऑलरेडी सारे के सारे जितने आ सकते हैं आ रखे हैं। आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट। यहाँ पे जो कंडक्टेंस में इंक्रीज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन आयंस आर गेटिंग वीकर। तो इनका कर्व क्या जाता है बच्चों? इनका कर्व जाता है ऐसा, लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए दिस इज हाउ द कर्व गोस। रूट ऑफ सी, कंडक्टेंस बढ़ती है, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है, बट इट इंक्रीजेज एट अ स्लो रेट। हम जैसे जैसे डाइल्यूशन करते आ रहे हैं मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? बट द कर्व इज अ लीनियर कर्व गाइस, जिसमें अगर कोई पूछता है हमसे क्वेश्चन व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो एक काम करो, स्ट्रेट लाइन करो, उसे एक्स्ट्रापोलेट करो और सी वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस। समझ आया नहीं आया बच्चों मैंने अभी क्या कहा है? हमने कर्व को एक्सटेंड करके देख लिया कि तुम्हारा कहां पे जाके वो हिट कर रहा है वाई एक्सिस को। दिस इज योर लैम्डा नॉट एम। अच्छा गाइस, मैंने दो कर्व बना दिए ऐसे ही,
मुझे बताओ कौन सा NaCl के लिए होगा, कौन सा KCl के लिए होगा। फॉर अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन किसकी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, NaCl की के KCl की ज्यादा होनी चाहिए। तो KCl का कर्व ऊपर वाला होगा, क्योंकि Cl तो दोनों में कॉमन है। K प्लस और Na प्लस में कंडक्टेंस ज्यादा किसकी थी, K प्लस की। तो K प्लस का कर्व ऊपर वाला होगा। समझे या नहीं समझेगा। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? गुड। तो इसका जो इक्वेशन बनती है उसको देखो गाइस। यहां तक तो क्लियर होगा हर एक बच्चे को, कोई डाउट? इसकी इक्वेशन बनती है, इक्वेशन का नाम लिख दूं, डेबे हकेल अनसेजर इक्वेशन। ओके। लैम्डा नॉट, लैम्डा एम रेदर, हाँ, दिस इज द इक्वेशन गाइस, या लैम्डा इक्वलेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? A is that minus A is the slope basically. A is a constant. A is a constant. हाँ, माइनस इज द स्लोप, दिस इज द y इंटरसेप्ट। अब ए डिपेंड किस पे करता है? ए डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब NaCl और KCl के लिए, दोनों के लिए स्लोप सेम होगी। MgCl2 CaCl2 के लिए स्लोप सेम होगी। मतलब इज इट ऑफ द टाइप ए बी, ए प्लस बी माइनस, और इज इट ऑफ द टाइप A2 प्लस बी माइनस का 2? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और इज इट ऑफ द टाइप A2 प्लस B2 माइनस, और इज इट ऑफ द टाइप 2A प्लस B2 माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नहीं बेटा, आयन पे चार्ज तो डिफरेंट होता है ना। नहीं नहीं नहीं, वी आर लुकिंग एट द चार्ज टू। इसकी स्लोप अलग होगी, इसकी स्लोप अलग होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? AB is different, AB2 is different, A2B is different, and we are also looking at the charge guys. समझे या नहीं समझे बच्चों? A2BC is different। हाँ या ना? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? जैसे A प्लस बी माइनस क्या है? इट इज नोन एज यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब पहले वाले की वैलेंसी वन, दूसरे वाले की वैलेंसी वन। A+2 B2 माइनस इज बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये क्या हो जाएगा? ये बाय यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर रहे हैं कि स्लोप क्या होगी। मतलब NaCl KCl के लिए स्लोप सेम, LiCl के लिए भी स्लोप सेम। लेकिन तुम्हारा सपोजिंग तुम लेते हो CaCl2 BaCl2, इनके लिए भी स्लोप सेम। BaCl2 NaCl के लिए स्लोप डिफरेंट। गॉट द आइडिया और नॉट बच्चों? गुड। नोट कर लिया गाइस? ओके। अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है बच्चों? दोनों फैक्टर्स साथ में काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन भी वीक हो रही है। इनका कर्व जाता है एकदम से ऊपर, एकदम से जंप आ रहा होता है।
वन सेकेंड बच्चों, ऐसे जाता है, इट गोज लाइक दिस। तो इसको एक्स्ट्रापोलेट करके तुम नहीं कर सकते, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, हमें क्या पता कहाँ जा रहा है। तो एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं, एसिम्प्टोट तो ये हो गया ना, क्या चलता ही आ रहा है ऊपर ना। हाँ कट करेगा ये, डेफिनेटली इट विल कट। इनफाइनाइट कंडक्टेंस होना हो जाएगी, एक वैल्यू हिट करेगा, लेकिन क्या होगी वो वैल्यू, वो हम एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं निकाल सकते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्स्ट्रापोलेशन वर्क्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट डजंट वर्क। यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? बोलो गाइस। गुड। तो उसके लिए वी हैव गॉट टू फाइंड आउट मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसके लिए हमारे पास है कोलार्स लॉ। बहुत सिंपल चीज कहता है ये बच्चों, ये बहुत सिंपल सी चीज कहता है। कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या कहता है? ये कहता है भाई, जब तुम्हारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन करी दी तुमने, तो क्या फर्क पड़ता है H प्लस HCl से आया या CH3COH से आया? अगर तुम्हारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर चुके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब अल्फा 1 पहुंच चुका, इंटरेक्शन 0 हो चुका, तो क्या फर्क पड़ता है H प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट से आए या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आए? इट विल बी मेकिंग द सेम कॉन्ट्रीब्यूशन टू मोलर कंडक्टेंस, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आए चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आए। दैट इज कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। बेसिक डेफिनेशन उसकी यही है, तो मीनिंग उसका वही है कि that ion will make a specific contribution to conductance irrespective of its source. Source might be weak electrolyte, source might be strong electrolyte. It will make a definite contribution to conductance. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो वही चीज मैं लिख देता हूं, each ion makes definite contribution to total molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, irrespective of nature of other ion of electrolyte। दूसरा आयन जैसा भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, दिस विल मेक अ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टेंस बच्चों। तो इसको यूज कैसे करा जाएगा? हम कहेंगे लैम्डा नॉट हमें पूछा गया है CH3COH का, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या मैं इसे पहले ये लिख सकता हूं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए मैंने नॉट लगा रखा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ये हमें इन दोनों का सम निकालना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा वो वाला फॉर्मूला नहीं चलता, एक्स्ट्रापोलेशन वाला। स्ट्रॉन्ग के लिए चलता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले करा लैम्डा नॉट ऑफ HCl, फिर लिया लैम्डा नॉट ऑफ CH3CONA, और सब्ट्रैक्ट कर दिया लैम्डा नॉट ऑफ CSNaCl।
दिस विल गिव यू लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा, ये बताओ मुझे। क्योंकि ये H प्लस और Cl माइनस है, ये CH3CO माइनस और Na प्लस है, और ये Na प्लस और Cl माइनस है। यहां से Na प्लस Na प्लस के साथ कट जाएगा, Cl माइनस के साथ कट जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद CH3CO माइनस एंड H प्लस बच्चों। ये मुझे अलग से लिख लिख के समझाने की जरूरत तो नहीं है कि मैं इसको लिखूं लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, इसको लिखो CH3CO माइनस Na प्लस, और इसको लिखो Na प्लस प्लस Cl माइनस। आई डोंट हैव टू राइट दैट डाउन। गुड। अच्छा गाइस, अगर मेरे को इक्विवेलेंट चाहिए, यहां तक तो समझ गए ना गाइस? गुड। अगर इक्विवेलेंट चाहिए तो रिमेंबर गाइस, सपोजिंग मुझे चाहिए इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH, तो इसको क्या लिख सकते हो? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ले रहा हूँ बच्चों, या मोलर ले लेते हैं, मोलर से भी समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेक गाइस। ये है लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl। फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? अब मुझे बताओ, यहाँ पे इनके आगे फैक्टर क्या आना चाहिए? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तुम्हें एक OH माइनस चाहिए यहां से, दिस विल बी लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 प्लस प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस। इधर भी तुम हाफ लोगे, इधर भी तुम हाफ लोगे बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? दिस विल बी NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। नाउ दिस पार्ट वाज Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस। हमें तो एक OH माइनस चाहिए, इसीलिए मैंने इसको हाफ कर दिया। अब यहां से हाफ Ba2 प्लस आ गया, तो यहां पे हाफ ले लिया। यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा? हाफ Ba2 प्लस एंड हाफ ऑफ 2Cl माइनस, विच विल बी Cl माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बेसिकली ये जो Cl माइनस है हमारा, Cl माइनस इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, Ba2 प्लस इसके साथ हो गया, और OH माइनस बच गया। हाफ ऑफ 2OH माइनस इज OH माइनस। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था, अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट पूछा जाता, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH पूछा जाता, तो यहाँ पे ना इधर हाफ आता ना इधर हाफ आता। ये सारा यहाँ पे इक्विवेलेंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट। हमें आयंस काटने हैं, जो एक्स्ट्रा आयंस उन्हें का कैंसिल आउट। नहीं नहीं, ये हमें क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यूज दे रखी होंगी, ये तीनों वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी होंगी। समझे या नहीं समझे बेटा? All of these three values will be given to us and they will ask us the value for weak electrolyte at infinite dilution. They will ask us for weak electrolyte at infinite dilution. मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी गई है, तो तुम्हें यहाँ पे ये जो हाफ और हाफ हमने लिया है, वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। यहाँ तक ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? आगे समझ है? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा कैसे निकालोगे? इफ यू आर गिवन मोलर कंडक्टेंस एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन,
एंड यू आर गिवन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तुम्हें मोलर कंडक्टेंस एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दे रखी है और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखी है, और हमें पूछा गया है व्हाट इज अल्फा एट दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। कैसे निकालोगे देखो गाइस। हम कहेंगे जैसे CaCO की बात करते हैं, हमें कह रखा है इसका लैम्डा नॉट एम इज से 400। ये कैसे निकालोगे तुम? कोलाश लॉ से। ओके, और लैम्डा एम तुम्हारा निकल के आया 40। ओके गाइस, ये लैम्डा एम कैसे निकलेगा? ये तो निकला हमारा, ये निकाल कोलाश लॉ से। और ये 40 कैसे निकाला होगा हमने? कापा इंटू 1000/C। कंसंट्रेशन बाई चांस इसके लिए दे रखी है 0.1 मोलर, तो यहाँ पे C 0.1, कापा हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, इन वन वे और अनदर कापा दे रखा होगा। मतलब मोलर कंडक्टिविटी हमने निकाली फॉर दिस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने कोलाज लॉ से निकाल ली। अब हमें पूछा गया है इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर व्हाट इज अल्फा। तो गाइस वी हैव गॉट अ बेसिक फॉर्मूला, अल्फा इज लैम्डा एम बाय lambda not m, simple, or it is alpha is lambda equivalent by lambda not equivalent। सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। मतलब फॉर दिस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अल्फा इज 0.1, 40/400। समझे या नहीं समझे गाइस? अच्छा बच्चों एक और चीज गाइस, एक और चीज, 1 सेकेंड, यहां तक समझ गए? हाँ, ये हमने कंक्लूड कैसे किया उसको देखो। हम कहेंगे CaCO है, हम मान के चल रहे हैं कंडक्टेंस इज ड्यू टू द आयंस, राइट? है ना बच्चों? ये मैं समझाना चाह रहा हूं ये हम कैसे सोच रहे हैं इसे। C-C अल्फा। पहले कंडक्टेंस है 2C अल्फा आयंस की वजह से, और इसकी वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है? लैम्डा एम। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर चुके हो तो ये C पहुंच चुका है। उस वक्त टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो चुके हैं? इसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस क्या है? लैम्डा नॉट एम की इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है अल्फा टेंडिंग टू 1। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? At 0.1 molar, these are the total number of ions. C alpha plus C alpha. मतलब 2C alpha is giving us lambda m molar conductance. और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में पूरा डिसोसिएट कर चुका है, ये CC बना चुका है। मतलब अब टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो चुके हैं? 2C हो चुके, और उनकी वजह से कंडक्टेंस कितनी है? मोलर कंडक्टेंस लैम्डा नॉट एम। मतलब ये था हमारा अल्फा 1 के लिए, ये था अल्फा के लिए, ये था फॉर 0.1 मोलर, ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन बच्चों। वी आर लुकिंग एट दीज आयंस गाइस। बेटा वो आयन थोड़ी ना है, आयंस हेल्प इन कंडक्शन। आयंस ये हैं, पहले वाले में आयन C अल्फा है, दूसरे वाले में आयन C है। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम इज सिंपली अल्फा बाय 1। इट इज सिंपली अल्फा बाय 1 बच्चों। तो ये अल्फा बाय 1 था एक्चुअली, टू बी एग्जैक्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? गुड। तो अगर कोई पूछता है के ऑफ CaCO एट 0.1 मोलर सॉल्यूशन हमें दे रखा है, उसका अल्फा हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब उन्होंने क्या पूछ लिया? के। तो के का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जहां पे अल्फा क्या होगा, इसको इसमें पुट कर देना बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? पक्का क्लियर हो गया?
आई मीन दिस इज हाउ लैम्डा एम वेरीज। अगर तुम यहाँ पे अल्फा की जगह ये डाल देते हो, तो दिस इज हाउ लैम्डा एम वेरीज विद कंसंट्रेशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो हम कर्व देख रहे थे ना, डेवी ऑनसीजर इक्वेशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर तुम इसको यहाँ पे पुट कर दोगे, यू विल गेट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हाउ लैम्डा एम इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। समझे या नहीं समझेगा? इफ यू पुट दिस ओवर हियर, यू विल गेट हाउ मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। गॉट इट और नॉट? अब एक और चीज गाइस, इसी इक्वेशन को यूज करके, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, वी कैन फाइंड solubility of sparingly soluble salt. Solubility या solubility product of sparingly soluble salt can be found out. कैसे बच्चों? देखो, हम कहेंगे AgCl की बात करते हैं। हाँ बेटा, sparingly soluble salt, sparingly soluble और उसके आगे salt। बच्चों हम ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? इसको मैं दो स्टेप में लिख रहा हूं। AgCl solid गिविंग Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं बच्चों? देखते होगा। पहले मैंने इसको किया AgCl लिक्विड, और फिर इसमें से थोड़ा बहुत ब्रेक कर गया आयंस में। एक्वस लिख दो, एक्वस ओडीवेट। और फिर ये ब्रेक कर गया आयंस में बच्चों। मतलब आइडिया इज, अब देखो S में से X डिजोल्व हुआ, X डिजोल्व हुआ, ये X बना, एंड X broke completely into ions to give X molar Ag plus and X molar Cl minus। बताता हूं, यहां तक समझ आया नहीं आया? S में से पहले X डिजोल्व हुआ, ये X बना, और ये कंप्लीटली ब्रेक कर गया टू आयंस। यार ये वाला पार्ट तुम्हारा NaCl वाला पार्ट ही तो होता था। NaCl aqueous गिविंग Na प्लस प्लस Cl माइनस, वही होता था। मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल और कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट में फर्क बस यही है कि जहां पे कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट पूरा का पूरा डिजोल्व होता है, ये डिजोल्व ही कम होता है। अगर कंप्लीटली सॉल्युबल होता तो वहां पे हम क्या करते, एस को, जो भी अमाउंट है उसकी, जो भी उसकी एस अमाउंट है, उसको यहां पे ले लेते, और फिर इसको खत्म करके एस एस बना देते। समझो? फिर से बताता हूं। एक तो मैं अब इसे सॉलिड ना लेके दो चीजें लेता हूं। सॉलिड जिसकी अमाउंट एस थी, जिसकी अमाउंट क्या थी? एस थी। अगर ये कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट होता, तो ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता टू गिव एस दिस एंड एस दिस। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि ये स्पेनली सॉल्युबल है, इसलिए एस में से पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ एक्स डिसॉल्व हुआ, और जो डिसॉल्व हुआ उसने एक्स मोलर Ag प्लस एक्स मोलर Cl माइनस दिया। ये पार्ट समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल में यहाँ पे हम S माइनस एक्स नहीं करते, S को जीरो करते, इसे S करते, इसे S करते, जबकि स्पेनली सॉल्युबल सॉल्ट में हमने S माइनस एक्स किया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। अब तुम्हें याद है या नहीं, लैम्डा एम इज कापा इंटू 1000/C। NaCl के लिए अगर मेरे को निकालना है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, ये C क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ NaCl होता है। यहां पे ये कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? इट शुड बी दिस बच्चों, इट शुड बी X। इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी। हम क्या कहते हैं, जैसे NaCl है, NaCl का 0.2 मोलर सॉल्यूशन है। तुम ध्यान से देखो, हमारा इक्वेशन तुम्हें याद है, लैम्डा एम फॉर NaCl, सपोजिंग NaCl 0.1 मोलर दे रखा है,
तो इट इज कापा इंटू 1000/0.1, और इसको हम लिखते हैं लैम्डा एम ऑफ एन ए प्लस प्लस लैम्डा एम ऑफ सी एल माइनस। ये 0.1 मोलर क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ NaCl विच इज प्रेजेंट इन द, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन। अब ये टूटा नहीं है, टूटा मतलब टूटेगा, ऑब्वियसली ये पूरा टूटेगा। ये पूरा 0.1 मोलर NaCl विल गिव 0.1 मोलर Na प्लस एंड 0.1 मोलर Cl माइनस। जो NaCl था वो कितना था? 0.1 था, राइट? क्लियर है? अब यहां पे जब तुम AgCl के लिए लोगे तो डू यू रियलाइज AgCl की अमाउंट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन कितनी है? एक्स मोलर। इट इज एक्स मोलर, जो कि अभी पूरा डिसोसिएट हो गया, एक्स मोलर Ag प्लस देगा, एक्स मोलर Cl माइनस देगा। समझ आया नहीं आया? तो यहां पे जो हम लेंगे इस केस में, फॉर स्पेनली soluble salt विल टेक कापा इंटू 1000/C, वेयर C इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, या हम इसको solubility ऑफ AgCl भी बोल सकते हैं। हाँ, एक्वस AgCl बेसिकली, या हम इसको solubility ऑफ AgCl भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं गाइस? अब इसको हमें क्या लिखना चाहिए? लैम्डा एम ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ, सॉरी लैम्डा एम ऑफ Cl माइनस। यहां पे फर्क क्या आएगा उसे समझो गाइस। हम कहेंगे क्योंकि ये स्पेनली सॉल्युबल सॉल्ट है, डिजॉल्व भी बहुत कम हो रहा है, तो यहां पे जो मोलर कंडक्टेंस है उसको लैम्डा नॉट भी माना जा सकता है। क्योंकि इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि ये डिजॉल्व ही बहुत कम है, इट इज अ केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सिंस AgCl डिजॉल्व ही बहुत कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? यहां से सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इजीली निकल के आ जाएगा। अब कोई KSP पूछता है तो भाई यहां से तुम एक्स तो निकाल ही चुके हो, C मतलब एक्स, KSP विल बी एक्स स्क्वायर। यहां से कोई स्पेनली सॉल्युबल सॉल्ट का KSP पूछता है तो KSP विल बी एक्स स्क्वायर। बच्चों, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, कर लो नोट। और ऊपर करना है, नोट इट डाउन बेटा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, ये जो हमारा के कापा इंटू 1000/C है, दैट C इज द अमाउंट ऑफ AgCl विच वॉज डिजॉल्व इन वाटर, विच वॉज एक्चुअली एक्स। अगर तुमने 0.2 मोल AgCl लिया और 0.2 मोल में से मैं मान के रहा हूं 0.2 मोल AgCl लिया इन 1 लीटर, वॉल्यूम में चेंज नहीं कर रहा, 1 लीटर ले रहा हूं ताकि कंसंट्रेशन में दिक्कत ना आए। अब इसमें से AgCl जो डिजोल्व हुआ वो 10⁻⁵ मोल डिजोल्व हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल गिव 10⁻⁵ मोल Ag प्लस एंड 10⁻⁵ मोल Cl माइनस। हम जो लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, दैट विल बी 10⁻⁵/1। दिस x, this is the amount of AgCl present in the solution, so this is your x। समझे या नहीं समझेगा? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? कर लिया नोट? एक क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस, जस्ट गिविंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, उसको कर लो। kappa of saturated solution of AgBr is 8.5 into 10⁻⁷ if lambda m of Ag plus
बोलो गाइस क्या करोगे? व्हाट आर यू गोना डू नाउ? लैम्डा नॉट एम क्या हो जाएगा? ऑफ ए जी बी आर, ए जी प्लस का और बी आर माइनस का। कितना आ गया बच्चों? 140। तो ये और लैम्डा नॉट एम को हमने कर दिया कापा इंटू 1000 एस मान लो, या एक्स मान लो, एक्स वुड बी कन्वीनियंट, वेयर एक्स इज द solubility of AgBr in solution. Here is the mole of AgBr dissolved per liter of solution. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो डिजोल्व हो चुका है वो। तो 140 यूनिट्स देखते आना बच्चों, यूनिट सही है ना? हाँ वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, वो सेंटीमीटर इनवर्स में। क्लियर है यहाँ तक? मतलब ये जो हमारा लैम्डा था उसका एक्चुअली हमने लैम्डा को क्या मान रहे हैं हम? वी आर एज्यूमिंग लैम्डा एम टू बी लैम्डा नॉट एम। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। ध्यान से देखो, लैम्डा एम की बजाय हम इसको क्या मान के चल रहे हैं? लैम्डा नॉट एम। दिखाई नहीं दिख रहा है गाइस? लैम्डा एम के बजाय वी आर ट्रीटिंग इट एज लैम्डा नॉट एम, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब आइडियस बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है। बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है मतलब उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। इट इज अ केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हाँ हाँ ऑब्वियसली। क्या? हाँ हाँ ऑब्वियसली। समझ आया नहीं आया बेटा? ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर मैं लैम्डा नॉट एम ऑफ, क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं ले रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लैम्डा नॉट ए जी प्लस का दे रखा है मोलर, लैम्डा नॉट सी आर ओ फोर टू माइनस का दे रखा है, ये दे रखा है एक्स, ये दे रखा है वाई, या मैं ऐसी वैल्यूज ले रहा हूँ रैंडम, ये ले रखा है 10, ये ले रखा है 5। ओके बच्चों? फाइंड, और कापा भी दे रखा है, कापा इससे कापा भी दे रखा है। फाइंड के एस पी ऑफ ए जी टू सी आर ओ फोर। कैसे करोगे बच्चों? क्या एक्सप्रेशन लिखोगे? कापा दे रखा है हमें, और ये मोलर दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एजी प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी आर ओ फोर टू माइनस। इट विल बी एजी प्लस का डबल सी आर ओ फोर टू माइनस एक साथ 25। दिस इज वॉट यू विल हैव। ये 25 कैसे आया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से एक्स आ जाएगा। अब ये एक्स क्या बता रहा है? ये एक्स है। सो के एस पी विल बी राइट, इट विल बी 4x क्यूब। समझे या नहीं समझे बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? लेट मी नो गाइस, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो गाइस बोलो। यस सर। गुड।